आज हम मानव चौहानों का अभ्युदय और विस्तार इसके अंतर्गत पृथ्वीराज की प्रारंभिक विजय जिसमें नागार्जुन का दमन और भंडारकों का दमन समझेंगे। पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय का प्रथम सोपान जयजागृति, दिग्विजय का द्वितीय सोपान चालुक्य और दिग्विजय का तृतीय सोपान गहड़वाल। इसके बाद पृथ्वीराज का तुर्कों से संघर्ष, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी, पृथ्वीराज तृतीय का अंत, युद्ध के परिणाम और पृथ्वीराज के पराजय के क्या क्या कारण है इसके बारे में समझेंगे। तो पृथ्वीराज तृतीय जो कि अपने आप में योग्य कुशल शासक, उसने अपनी वंश की गौरव पताका को आगे बढ़ाया और अपने सैनिक व अपनी योग्यता से अपने राज्य का विस्तार भी किया और जो कुछ क्षेत्र उसके पहले अपने हाथ से निकल गए थे उनको भी अधिकार अपने क्षेत्र में लिया। तो पृथ्वीराज तृतीय की जो प्रमुख विजय या उनकी जो सफलता है उनको हम विस्तार से समझेंगे। जैसे पृथ्वीराज के प्रारंभिक विजय में नागार्जुन का दमन, नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र था। किसका? विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका लड़का अपरांगे गद्दी पर बैठा, जिसकी पृथ्वीराज द्वितीय ने संभवतः हत्या कर दी थी। उस समय नागार्जुन और ने हत्या कर दी थी और गद्दी हथियार। तो नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ का छोटा पुत्र और विग्रहराज चतुर्थ के बाद उसका लड़का अपरांगे गद्दी पर बैठा, जिसकी पृथ्वीराज द्वितीय ने संभवतः हत्या कर गद्दी हथियारी थी। उस समय नागार्जुन अल्प वयस्क था, लेकिन सोमेश्वर की मृत्यु के बाद वह वयस्क हो चुका था और अपने आप का राज्य वास्तविक उत्तराधिकारी, वो अपने आप को राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी मानने लगा था। किंतु पृथ्वीराज तृतीय और नागार्जुन के मध्य जब युद्ध होता है तो उसमें वह पराजित होता है और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह किसी राजपूत राजा की शरण में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर नागार्जुन के दमन में पृथ्वीराज तृतीय की सैनिक कुशलता का परिचय देखने को मिलता है कि किस प्रकार से वो सफल होते हैं और नागार्जुन मैदान छोड़कर चला जाता है। इसके बाद है भंडारकों का दमन। भंडारकों के दमन में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह जाति सतलज की ओर से आकर गुड़गांव और हिसार जिले के आसपास बस गई थी। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा उनके बारे में बताते हैं भंडारकों के बारे में कि यह जाति सतलज की ओर से आकर गुड़गांव और हिसार जिले के आसपास बस गई थी। जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर सत्यप्रकाश के इसके संबंध में अलग विचार है। वो गोपीनाथ शर्मा के विचारों से मेल नहीं खाते हैं, उनके अलग विचार है डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर सत्यप्रकाश के। जबकि जबकि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज पर जबरदस्त आक्रमण होता है भंडारकों का, किंतु भंडारक को सफलता नहीं मिलती है भंडारकों को और वो पराजित हो जाते हैं। अजमेर और दिल्ली राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में पृथ्वीराज तृतीय का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। तो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज पर आक्रमण होता है भंडारकों के द्वारा और भंडारक उसमें पराजित हो जाते हैं और इस प्रकार पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली और अजमेर को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में सफल रहता है।
फिर है पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय। तो प्रारंभिक सफलताएं जो ये मिली दैवासुरों का दमन, भंडारिकों का दमन, इस सफलता से पृथ्वीराज के हौसले और बढ़े और प्रारंभिक सफलताओं में पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा जागृति और उसने दिग्विजय की योजना बनाई। परिस्थितियां भी उसके अनुकूल थी। देश को शक्तिशाली शासक की आवश्यकता थी जो मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। अब यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय जैसे योग्य शासक की जरूरत भी थी, क्योंकि जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो दिनों दिन अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में लगे हुए थे और भारत में जो हिंदू शासक थे वो अपनी आपसी झगड़ों के कारण उनको नहीं रोक पा रहे थे, जिससे कि राजनीतिक रूप से स्थिति एक तरह से काफी भीषण होती जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वीराज तृतीय की बहुत अधिक आवश्यकता थी जो मुस्लिम आक्रमण को रोक सके। इसके बाद दिग्विजय का प्रथम सोपान जैजा भुक्ति। चंदेलों के विस्तृत राज्य में बुंदेलखंड, जैजा भुक्ति, महोबा आज सम्मिलित थे तथा महोबा उसकी राजधानी थी। इस समय परमार्दी चंदेलों का राजा था। कौन राजा था? परमार्दी चंदेलों का राजा। उसने अपने दुर्व्यवहार से अपने सरदारों को रुष्ट कर दिया था। तो जो परमार्दी था वो काफी व्यवहार से इतना कुशल नहीं था। वो दुर्व्यवहार से उसने क्या किया, अपने सरदारों को क्या कर दिया, नाराज कर दिया। अतः उसके दो प्रमुख सरदार आल्हा और ऊधल ये नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? कन्नौज के दरबार में चले गए। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने चंदेलों पर आक्रमण किया। महोबा पर पृथ्वीराज का अधिकार हुआ, जिसमें मतलब सफलता प्राप्त हुई, किंतु उसने अपने राज्य में उसे नहीं मिलाया। मतलब इसमें जो संघर्ष हुआ चंदेलों और पृथ्वीराज के मध्य 1182 ईस्वी में महोबा पर पृथ्वीराज का अधिकार हुआ, पर उसने अपने राज्य में उसको नहीं मिलाया, बल्कि कुछ सीमांत गांवों को ही अपने राज्य में उसने मिलाया। तो ये पृथ्वीराज तृतीय की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। दिग्विजय का द्वितीय सोपान चालुक्य। अब चालुक्यों का और चौहान वंश का आपस में पुरानी शत्रुता का व्यवहार मतलब चला रहा था, शत्रुता, और ये शत्रुता पृथ्वीराज तृतीय के रूप में जब शासन उन्होंने ग्रहण किया तो उसमें पुनः ये दिखाई देने लगती है। तो यहाँ देखें, गुजरात के चालुक्यों और अजमेर के चौहानों के बीच दीर्घ काल से संघर्ष चला रहा था, किंतु सोमेश्वर के समय दोनों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। सोमेश्वर जो शासक हुआ उसके समय तो थोड़े बहुत सुधार हुआ चालुक्यों और अजमेर के बीच में, लेकिन जब पृथ्वीराज तृतीय समय जब शासक बना तो पुनः संघर्ष प्रारंभ हुआ और 1184 ईस्वी में दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ, मतलब भीषण युद्ध, किंतु युद्ध अनिर्णायक रहा और अंत में 1187 ईस्वी के आसपास अस्थायी संधि हुई। लेकिन इस संधि का जो संधि हुई उससे पृथ्वीराज तृतीय को ही लाभ हुआ, उसके मतलब मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके बाद दिग्विजय का तृतीय सोपान गहरवाल। गहरवाल वंश का जो प्रतापी राजा जिसको जयचंद के नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज तृतीय की तरह गहरवाल नरेश जयचंद भी एक शक्तिशाली शासक था। वह दिल्ली को हस्तगत करना चाहता था और अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था। दोनों की विस्तारवाद नीति के कारण दोनों में युद्ध अवश्यंभावी था। मतलब दोनों का उद्देश्य ये था कि अपने अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे और दोनों ही शक्तिशाली थे इधर। लेकिन ये दोनों की जो महत्वाकांक्षा थी वो आपस में युद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित कर रही थी और जो आवश्यक भी हो गई थी। युद्ध के तत्कालीन कारण में पृथ्वीराज रासो सहयोगिता की कथा को प्रधानता देता है। अब पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य शत्रुता का सहयोगिता की घटना है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये कहा जाता है कि सहयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज तृतीय को निमंत्रण न देना, जबकि पृथ्वीराज तृतीय
जो संयुक्ता से प्रेम करते थे वो विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद ने संयुक्ता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं दिया, तो बलपूर्वक पृथ्वीराज तृतीय ने उसका अपहरण कर लिया और विवाह कर लिया, जिससे कि जयचंद बहुत अधिक क्रुद्ध हुआ और उसने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। और बाद में देखने को मिलता है कि वह बाद में मोहम्मद गौरी से भी पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध मिल जाता है। तो ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये कथा युद्ध का कारण माना जाता है। इसके अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि पृथ्वीराज के इतिहास के लिए प्रमाणित ग्रंथ पृथ्वीराज विजय में राजकुमारी त्रिलोत्तमा की कहानी संयुक्ता से मिलती है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा भी मानते हैं कि पृथ्वीराज के इतिहास के लिए प्रमाणित ग्रंथ जो है पृथ्वीराज विजय में राजकुमारी त्रिलोत्तमा की कहानी संयुक्ता से मिलती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वीराज और संयुक्ता का प्रकरण बिल्कुल स्पष्ट था और जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य शत्रुता का कारण भी यही बना। और बाद में जयचंद के द्वारा मोहम्मद गौरी को सहायता करने का कारण भी यही था। हालांकि बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद का भी अंत कर दिया। पृथ्वीराज का तुर्कों से संघर्ष। अब तुर्क, पहले अरबों ने भारत पे आक्रमण किया, फिर तुर्कों ने जब ये देखा कि जो आक्रमणकारी सफल है, लूटपाट कर रहे हैं, तो तुर्कों को भी मौका मिला। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता है और राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया जाए और अधिक से अधिक लूटपाट की जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो गजनी और गौर के शासक गियासुद्दीन गौरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया। तो इसका बड़ा भाई कौन है? गियासुद्दीन गौरी। छोटा भाई कौन है? शहाबुद्दीन गौरी। तो 1173 में गियासुद्दीन गौरी ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया, जो भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1175 ईस्वी में गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। सिंध और उच्च पर भी उसने अधिकार कर लिया था। चालुक्यों को भी उसने पराजित किया। तो ये गौरी की बहुत बड़ी सफलता थी कि मुल्तान, उच्च और सिंध पर अधिकार करना और चालुक्यों को पराजित कर देना। तो ये मोहम्मद गौरी की एक तरह से रण कुशलता मानी जा सकती है कि उसने चालुक्यों, मुल्तान, सिंध, उच्च पर अधिकार कर लेना। 1186 ईस्वी में उसने पंजाब को भी जीत लिया और इस जीत के बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय की जो राज्य की सीमाएं आपस में मिल गई, टकराने लगी थी। और इससे अब ये मतलब निश्चय हो गया था कि अब दोनों के मध्य युद्ध होना संभव है, क्योंकि जब राज्य की सीमाएं टकराती हैं और शत्रुता का भाव हो तो युद्ध संभव होता है। ऐसा युद्ध देखने को मिलता है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में होता है और तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उसको छोड़ दिया, लेकिन 17 बार वो खुद पराजित हुए और उनका अंत हुआ। लेकिन इतिहासकार इसको काल्पनिक मानते हैं। कुछ पृथ्वीराज रासो में ऐसी ही बात की गई है कि पृथ्वीराज तृतीय ने बार बार गौरी को छोड़ा और गौरी ने बार बार उनको बंदी बनाकर उनका अंत कर दिया। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनके पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य 2 ही युद्ध हुए, जो युद्ध थे तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तो आप ये देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जब एक दूसरे की सीमाएं आपस में टकराने लगी तो मोहम्मद गौरी भी अत्यंत महत्वाकांक्षी था। वह अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और डॉक्टर दशरथ शर्मा दोनों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक कट्टरता बतलाते हैं। मतलब कुछ तो ये बताते हैं कि मोहम्मद गौरी लूटपाट करना चाहता था और कुछ ये
बात है कि सीमाएं आपस में टकराने लगी थी, लेकिन धार्मिक कट्टरता का कारण आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव और डॉक्टर दशरथ शर्मा ये मानते हैं कि दोनों के मध्य संघर्ष का कारण धार्मिक कट्टरता, इनके बीच मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध में पराजित हुआ। गौरी के लिए अपमानजनक घटना थी, तो पृथ्वीराज तृतीय की विशाल सेना और पृथ्वीराज तृतीय जो कि पूर्व में भी विजय प्राप्त कर चुके थे, तो उनकी जो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी और वो किसी भी तरीके से अपने शत्रु को छोड़ते नहीं। तो ऐसी स्थिति में मोहम्मद गौरी ने युद्ध के लिए ललकारा तो पृथ्वीराज तृतीय ने उनको कड़ी टक्कर देते हुए उनकी सेना को पराजित कर दिया और मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान से भाग खड़ा हुआ। और उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय ने उसका वध नहीं किया, ना उसको पकड़वाया। ये उनकी भूल मानी जा सकती है कि उन्होंने शत्रु का अंत नहीं किया, बल्कि उसको खुला छोड़ दिया, जिससे कि वो भविष्य में उनके लिए एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तो तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय को विजय प्राप्त होती है, लेकिन तराइन का दूसरा युद्ध उनके लिए विनाशकारी सिद्ध होता है। तो ये 1100 में हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में जीतने के बाद पृथ्वीराज जो तृतीय थे वो भोग विलास में डूब गए, राग रंग में डूब गए। उन्होंने सेना पर ध्यान देना छोड़ दिया, राजकीय कार्यों में देखना छोड़ दिया, जिससे कि शासन व्यवस्था एक तरह से अस्त व्यस्त होने लगी, क्योंकि उनको ये इस बात का गर्व था कि हमारी विशाल सेना को कौन हरा सकता है, और पूर्व में उनकी विजयों ने भी इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया था। तो इस प्रकार की स्थिति में जब देखने को मिलती है तो मोहम्मद जो गौरी है वो अपनी पराजय का बदला लेने के लिए पहले से तैयारी और अधिक करना शुरू कर देता है और एक संदेश भिजवाता है कि वो पृथ्वीराज तृतीय के साथ मित्रता रखना चाहता है, जो एक तरह से पृथ्वीराज तृतीय को एक तरह से मिसगाइड करना था, भ्रम में डालना था कि शत्रु मित्रता चाहता है। इससे पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सेना अपनी विराम अवस्था में आ गई। लेकिन मोहम्मद गौरी अचानक 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की सेना पर चारों तरफ से आक्रमण कर देता। 40,000 जो घुड़सवार जो लेकर वह उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण पृथ्वीराज तृतीय की सेना में खलबली मच जाती है और सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उसकी वह आंखें फुड़वा देता है और इस प्रकार से पृथ्वीराज का तृतीय का अंत होता है। ये पृथ्वीराज के पराजय इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय नहीं, बल्कि ये समस्त भारत की पराजय थी। जो सूरज भारत जो स्वतंत्रता का जो सूरज था वो वहाँ से अस्त होकर 1947 में बाद में उदय होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने राजनीतिक कार्यों की उपेक्षा पृथ्वीराज को धोखा देकर गौरी ने 40,000 घुड़सवार सैनिकों सहित पृथ्वीराज की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और इस युद्ध में गौरी की विजय हुई। पृथ्वीराज तृतीय का अंत हम्मीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करना, अंत में उसको मरवा देने का उल्लेख मिलता है। कहाँ? हम्मीर महाकाव्य में। पृथ्वीराज की पराजय से भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत हो गई थी, क्योंकि उत्तर भारत में मतलब कोई ऐसा राजा नहीं था जो इनको टक्कर दे सके मुस्लिम आक्रमणकारियों की तुर्कों को। तो पृथ्वीराज की एक शक्ति थी जो उस समय टूट जाती है, तो भारत में मुस्लिम शासन की नींव मजबूत होने लगती है। जैसे हमने बात जैसे कि अंग्रेजों की भारत में नींव मजबूत हुई, उसी प्रकार से तुर्कों की यहाँ नींव पहले मजबूत होना शुरू हो जाती है, और यानी भारत एक तरह से गुलामी की जंजीर में जकड़ना प्रारंभ हो जाता है। युद्ध के परिणाम तराइन का दूसरा युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद भारत पर विदेशी आधिपत्य का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 1947 ईस्वी में ही समाप्त हुआ।
यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का हम शासन देखते हैं 1206 से 1947, इतने साल भारत को गुलामी की जंजीरों से जकड़ा पड़ा, यानी गुलाम रहा। तो ये बहुत लंबा समय है और ये सब कमियां किसके कारण हुई? राजनीतिक एकता के अभाव के कारण। हिंदू राजाओं में राजनीतिक एकता नहीं रही, वो आपस में लड़ते रहे और विदेशियों ने इसका लाभ उठाया। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज के पराजय के कौन कौन से कारण थे। पृथ्वीराज तृतीय के सेना तो विशाल थी और सैनिक क्षमता भी अच्छी थी, दूरदर्शी भी थे, लेकिन उनके अंदर कुछ एक तरह से घमंड या अदूरदर्शिता, शत्रु को कमजोर समझना और सहयोगिता का प्रकरण उनके लिए और भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। तो ये कुछ रीजन्स हैं पृथ्वीराज का भोगविलासी जीवन। मोहम्मद गौरी को जो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने पराजित किया, तो उसे वही शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए था, उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये और उसके बाद वो उन्माद में आकर वो भोगविलासी जीवन जीने लगते हैं और अपने राजकाज को नहीं देखते हैं, सेना में की निरीक्षण भी करते हैं कि क्या स्थिति है। तो इस प्रकार के जीवन में उनको एक तरह से आलसी बना दिया, जो उनके पतन का कारण बना। इसके बाद पृथ्वीराज में दूरदर्शिता का अभाव भी था। पृथ्वीराज ने अपने शत्रु की योग्यता को कम आंका, जबकि मोहम्मद गौरी ने इस बात का प्रण ले रखा था कि जब तक वो पृथ्वीराज तृतीय को पराजित नहीं कर देगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। अगर पृथ्वीराज तृतीय तराइन के प्रथम युद्ध में ही मोहम्मद गौरी का अंत कर देता तो शायद भारत को इतने लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़े रहना पड़ता, क्योंकि शत्रु को कमजोर आंकना ही भारतीय राजाओं की भूल रही, जो कि हम देखते हैं किस प्रकार से राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार आपस में ही झगड़ते रहे और इसका फायदा अरबों को और बाद में आकर देखते हैं तुर्कों को हुआ। इसके बाद देखते हैं जयचंद से शत्रुता। जयचंद जो कि महत्वाकांक्षी था, विस्तारवादी नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता था, लेकिन संयोगता की घटना ने आग में घी का काम किया। जयचंद को पक्का शत्रु बना दिया पृथ्वीराज तृतीय का, और बाद में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को अपने तरफ मिलाकर पूरा लाभ उठाया और बाद में जयचंद का भी अंत कर दिया। तो जयचंद से शत्रुता रखना और संयोगता का अपहरण करना भी एक भयानक भूल थी, जो पृथ्वीराज तृतीय के पराजय का कारण मानी जा सकती है। जो सहयोग गौरी का बदला करना, ये भी बहुत बड़ी भूल थी कि गौरी को क्षमादान देना, गौरी के भेजे गए दूत पर विश्वास कर लेना कि युद्ध नहीं करेंगे, अब मैत्रीपूर्ण संबंध, तो शत्रु रहता है, वो कभी मित्र नहीं हो सकता। इस बात का अभाव पृथ्वीराज तृतीय में देखने को मिलता है। और उनकी उदार नीतियाँ, तो उदार नीतियों में हम देखें तो ये सदैव राजपूत या हिंदू राजाओं में देखने को मिलती है कि उन्होंने शत्रु पर दया दिखाई, भागते हुए शत्रु का पीछा नहीं किया और युद्ध के नियम बनाए रखे कि घायल शत्रु पर वार नहीं किया जाएगा, रात्रि होने पर युद्ध समाप्त किया जाएगा और असहाय शत्रु का दमन नहीं करेंगे। और कुछ नियम ऐसे बना कर रखे जिससे कि शत्रुओं ने उसका लाभ उठाया। मतलब उदारता में ही एक तरह से शत्रुता का सामना करना पड़ा, और ये भयानक भूलें ही भारतीय जो हमारा गौरवशाली इतिहास था उसमें कुछ हमें पराजय और एक तरह से पराधीनता के अधीन रहना पड़ा, यानी हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा और लंबे समय तक हम पर दूसरे चाहे वो सुल्तानों का शासन रहा हो या मुगलों का या अंग्रेजों का, हम कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां रही जिसके कारण हम स्वयं मर्जी के मालिक नहीं बन पाए। तो आज हमने इस वीडियो में पृथ्वीराज तृतीय यानी चौहानों का
महाबुद्धि को विस्तार के अंतर्गत पृथ्वीराज तृतीय की विजयों के बारे में, जिसमें प्रारंभिक विजयों में नागार्जुन का दमन, भंडारकों का दमन, पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय, दिग्विजय का प्रथम सोपान जयजाल भक्ति, दिग्विजय का द्वितीय सोपान चालुक्य और दिग्विजय का तृतीय सोपान गहड़वाल। इसके बाद पृथ्वीराज का तुर्कों से संघर्ष, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज तृतीय का अंत, युद्ध के परिणाम, पृथ्वीराज के पराजय के कारणों को विस्तार से जाना। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक समझेंगे। आज बस इतना ही। ओके।